हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने स्क्वायर पैनल के लिए इसमें हम लोगों ने ड्रॉप नहीं प्रोवाइड किया है और कॉलम हेड नहीं प्रोवाइड किया है। ऐसे पैनल के लिए हमने जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो बता दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो पहले उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम्पल आप देखने जा रहे हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप उसका एग्ज़ाम्पल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जो अभी एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है उसमें ऑलरेडी आपको पैनल का साइज़ बता दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको पूरी स्लैब का साइज़ दिया जाए और उसमें आप पैनल का साइज़ खुद डिसाइड कर पाएँ। लेकिन ये जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है उसमें पैनल का साइज़ ऑलरेडी आपको बताया गया है। और जो बताया है उन्होंने, पहले आप क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। डिज़ाइन एन इंटीरियर पैनल ऑफ अ फ्लैट स्लैब ऑफ साइज़ 5 मीटर by 5 meter without providing drop and column head. Size of columns is 500 mm multiplied by 500 mm and live load of the panel is 4 kilonewton per meter square. Total floor finish load as 1 kilonewton per meter square. Use M20 concrete and Fe415 steel or height of column is 4 meter. ठीक है, इतना डेटा जो है वो सफिशिएंट होता है। एक चीज़ और, यहाँ पर जो हाइट ऑफ कॉलम है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर हाइट ऑफ कॉलम नहीं दी जाती है तो आप लोगों को पैटर्न लोडिंग के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, जितना डेटा आपको दिया गया है उसका पैनल साइज़ जो है वो 5 मीटर बाई 5 मीटर है, यानी वो एक स्क्वायर पैनल है। पैनल क्या होता है? कॉलम्स, 4 कॉलम्स अगर हैं तो उनके सेंटर को अगर जोड़ दिया जाए तो जो जितना पार्ट फ्लैट स्लैब का बनता है उसे हम लोग पैनल बोलते हैं और इसी का डिज़ाइन हम लोग किया जाता है। देखिए, इसमें जो भी बोला गया है इसमें आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है कि ये इंटीरियर पैनल है। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों को डिज़ाइन बताई थी वो इंटीरियर पैनल के लिए ही बताई थी। तो पहले तो इंटीरियर पैनल ही सीखना है, इसके बाद मैं एक्सटीरियर पैनल भी आप लोगों को बताऊंगी। इसमें जो आपको डिज़ाइन करना है वो विदाउट प्रोवाइडिंग कॉलम ड्रॉप एंड विदाउट कॉलम हेड है। कॉलम हेड भी नहीं प्रोवाइड करना है और ड्रॉप भी प्रोवाइड नहीं करना है। कॉलम का जो साइज़ है वो ऑलरेडी आपको दिया गया है और लाइव लोड जो है वो 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फ्लोर फिनिश जो है वो 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील आपको यूज़ करना है और हाइट ऑफ कॉलम भी प्रोवाइड किया गया है। और जो कॉलम का साइज़ है वो 5 मीटर बाई 5 मीटर है, यानी ये एक स्क्वायर पैनल डिज़ाइन हो रहा है। कुछ चीज़ें आप डेटा के बारे में जान लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को फ्लोर फिनिश लोड जो है वो नहीं दिया जाता है, लेकिन नहीं दिया जाता है तब आप लोग कोई भी डेटा मानने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन कोशिश यही रखिए कि उसे कम ही रखते हैं। 1 किलोमीटर पर मीटर इसका सफिशिएंट होता है। तो अगर डेटा नहीं गिवन है तो इतना डेटा आप लेके काम कर सकते हैं। बाकी कॉलम का साइज़ और पैनल का साइज़, कॉलम का साइज़ और पैनल में कितना लाइव लोड आ रहा है ये तो रिक्वायर्ड डेटा है, ये दिया ही जाएगा। पैनल का साइज़ हम अपनी ओर से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डेप्थ का कैलकुलेशन होता है। और डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, जिसमें से स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो पहले तरीके से ही करते हैं। कोड में देखिए, IS कोड में पेज नंबर 53 पे क्लॉज नंबर 31.2.1, पेज नंबर 53 क्लॉज नंबर 31.2.1। इस क्लॉज में आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको बताया गया है कि जो LYD रेशियो है वो कंटिन्यूस के केस के लिए 26 होता है। और आप अगर उसकी थ्योरी पूरी पढ़ें तो उसका मतलब यही निकल रहा होता है कि LYD रेशियो इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाई मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक, और मॉडिफिकेशन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको पेज नंबर 38 पे जाइए। पेज नंबर 38 पे पेज नंबर 38 जो क्लॉज जो आप लोगों को पेज नंबर अभी LYD रेशियो के लिए जो देखना है वो पेज नंबर 37 पे देखिएगा। ठीक है, और 38 पे एक ग्राफ बना हुआ है
उस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर से सुन लीजिए। 38 पेज नंबर पे Fs इक्वल टू 0.58 मल्टीप्लाइड बाई Fy मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। क्योंकि अभी हमें इस समय तक हमें रेनफोर्समेंट वगैरह अभी नहीं पता है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना रेनफोर्समेंट आएगा और कितना रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है। तो इसके लिए हमें दोनों को बराबर मानना होता है। तो दोनों को बराबर मानेंगे तो Fs का फॉर्मूला हो जाता है Fs इक्वल टू 0.58 मल्टीप्लाइड बाई Fy मल्टीप्लाइड बाई 1। और चूँकि Fe415 स्टील यूज़ है, इसलिए Fy इक्वल टू 415 हो जाएगा। तो Fs की वैल्यू हमें मिल जाती है। जो Fs की वैल्यू हमें मिलेगी वो नियर अबाउट, जो Fs की वैल्यू जो हमें मिलती है वो नियर अबाउट, एक सेकेंड मैं अभी बताती हूँ। Fs की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो नियर अबाउट हमें मिलती है 240.7। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, ये देखिए Fs की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है। और ये जो वैल्यू हमें मिली, ये वैल्यू हमें मिली Fs इक्वल टू 240.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, अब ज़रा अब इस ग्राफ को आप लोग देखिए पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 पे देखिए ग्राफ, जो फिगर नंबर 4 दिया गया है उसमें आप लोग देखिए कई कर्व दिए गए हैं, जिसमें से लास्ट से नीचे से ऊपर देखिए दूसरा कर्व जो है वो Fs इक्वल टू 240 के लिए है। तो लगभग यही वाला कर्व फॉलो होगा। एक चीज़ और, चूँकि इसमें x डायरेक्शन में इसी जो आपको ग्राफ दिया गया है, इसमें x डायरेक्शन में परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट दिया गया है, जिसका जो मार्क लाइन है 0.4, 0.8, 1.2 ऐसे भी दिया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी होती है, क्योंकि अभी तक हमने रेनफोर्समेंट भी कैलकुलेट नहीं किया गया है और ये टेंशन रेनफोर्समेंट की वैल्यू को मांग रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले हमें एक टेंशन रेनफोर्समेंट हमें अपनी ओर से मानना होगा। जब टेंशन रेनफोर्समेंट हमें अपनी ओर से मानना होगा तो आपकी मर्ज़ी से पहले भी इस चीज़ के काफ़ी डिस्कशन हो चुका है कि अगर आप डिज़ाइनिंग में काफ़ी परफेक्ट हैं तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि 0.2% तक स्टील हम लोग प्रोवाइड कर ही देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये सारे रूल्स वगैरह इतना आइडिया नहीं है तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए ही डिज़ाइन करिए। तो अभी रिक्वायर्ड यही है कि आप 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लीजिए, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील जो होगा वो 0.12% होगा। तो अगर परसेंटेज ऑफ स्टील 0.12% है तो जो मॉडिफिकेशन फैक्टर ड्रॉ होगा, मतलब कि x डायरेक्शन में 0.12% के लिए Fs इक्वल टू 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए जो कट पॉइंट आपको मिलेगा y डायरेक्शन में जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है, अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 1.7 मिलेगी। ठीक है, 1.7 की वैल्यू यानी मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो 1.7 आ गया। ठीक, अब आप कोड में देखिए क्लॉज नंबर 31.2.1, इस क्लॉज में जाइए, पेज नंबर 53 पे जाइए। तो जब आप 53 पे जाएंगे तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप फ्लैट स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें ड्रॉप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो भी आपका L/D रेशियो आता है उस रेशियो में 0.9 का आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस जगह पर यानी ये L/D रेशियो हो क्या जाता है 26। पहले से ही वैल्यू है, मॉडिफिकेशन फैक्टर हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपको पता चल गया है। और D की वैल्यू जो है वो 0.9 वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में आप ड्रॉप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ड्रॉप प्रोवाइड करते तो फिर ये 0.9 का मल्टीप्लाई आप लोग नहीं करते। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर L/D रेशियो के बारे में जानिए, क्योंकि अभी तो ये स्क्वायर पैनल डिज़ाइन हो रहा है, यानी अभी आप लोगों को ये L1 और L2 के बारे में कंपेयर करने में और इन सब पे ध्यान देने में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक रेक्टेंगल पैनल होता तो L1 और L2 में से जो हायर वैल्यू होती है उसको हम लोग L/D रेशियो में L की जगह पर यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पैनल है यानी L1 और L2 दोनों ही बराबर हैं, तो L/D रेशियो जो है वो एक ही वैल्यू मिलेगी दोनों से। ठीक।
ठीक है। तो L की वैल्यू हमने यहाँ पर L की वैल्यू रखी 5000, क्योंकि 5 मीटर का हमारा पैनल है, 5000 mm रखा। और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। जो D की वैल्यू आई है वो जो वैल्यू आएगी, D की वैल्यू यहाँ से ये जो पूरी है यहाँ पर, इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये D की वैल्यू जो हमें मिली है वो हमें मिली है, ये देखिए D की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 125.69 mm। लेकिन एक चीज़ और देखिए, क्लॉज, उसी क्लॉज पे जाइए, 31.2.1 क्लॉज पे जाइए, पेज नंबर 53 पर 31.2.1 क्लॉज नंबर और पेज नंबर 53, इसमें देखिए उसी क्लॉज में नीचे लिखा हुआ है द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शैल बी 125 mm। ठीक है, तो मतलब कि जो स्लैब का थिकनेस आया वो 125 mm होना ही चाहिए। अभी देखिए जो हमारा जो आया है स्लैब डिज़ाइन करने पर वो 125.69 mm आया, यानी ये एक सेफ़ है, लेकिन एग्जैक्ट लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट सेफ़ पर ही आया है। तो देखिए यहाँ पर हमने आगे कंपेयर भी किया है कि ये 125 mm से ज़्यादा है तो मतलब सेफ़ है, तो मतलब 126 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग, आपको इससे पहले ही पता है कि जो डेप्थ हमें मिलती है हम उसे राउंड ऑफ करते हैं और हायर साइड में राउंड ऑफ करके उसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब 126 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू जो है वो हम दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, आप लोगों को पता है वैसे ये बात कि अगर एग्जैक्ट अगर थिकनेस जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोवाइड किया गया है, तो जो ये रूल्स रेगुलेशन यूज़ किए जा रहे हैं L/D रेशियो वाले, वो बीम के लिए हैं। तो बीम के लिए हैं तो मतलब ये जो है स्लैब में ये 2-वे शेयर में ये वैल्यू जो है वो नियर अबाउट हमेशा लगभग फेल ही हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ही सेफ साइड में लेते हुए हमने जो वैल्यू है वो 126 से ज़्यादा हमने 150 mm ले ली। आप चाहते तो 130 से भी काम कर सकते थे, लेकिन सेफ साइड में जाने के लिए मैंने इससे ज़्यादा वैल्यू जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें इससे टोटल डेप्थ कैलकुलेट करनी है तो टोटल डेप्थ आप लोग देखिए, पहले एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब स्क्वायर पैनल है। स्क्वायर पैनल ना भी होता, रेक्टेंगुलर पैनल होता तो भी आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, या पता है, जैसे मान लीजिए ये एक पैनल है पूरा ऐसे, ठीक। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हम लोग कॉलम स्ट्रिप कट करते हैं वो ऐसे इस डायरेक्शन में भी कट करते हैं और इस डायरेक्शन में भी कट करते हैं। इट मीन्स जो रेनफोर्समेंट अभी डाले जाएंगे, जो रेनफोर्समेंट अभी डाला जाएगा वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में भी डाला जाएगा, ऐसे भी डाला जाएगा पूरा रेनफोर्समेंट, अभी कितना है अगर तो बात की बात है, और ऐसे भी दोनों डायरेक्शन में डाला जाएगा। मतलब अगर इसी चीज़ को आप अगर देखें तो सामने से अगर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह आपको मिलेगा। मतलब एक रेनफोर्समेंट तो ऐसे गया और दूसरा रेनफोर्समेंट जो है वो कुछ इस तरह इसके ऊपर ऐसे प्रोवाइड होगा। आपने जो इफ़ेक्टिव डेप्थ जो कैलकुलेट की है वो यहाँ से लेकर ये ऊपर यहाँ इसके सेंटर तक तो है, लेकिन अगर आपको टोटल डेप्थ कैलकुलेट करनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ इसके सेंटर से नीचे तक इफ़ेक्टिव कवर को ऐड करना सफिशिएंट नहीं होगा। हमें इस यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक की भी डिस्टेंस को प्लस करना होगा, ठीक। तो इस वैल्यू को ध्यान में रखा जाएगा। तभी हमने क्या किया है कि टोटल डेप्थ इक्वल टू इफ़ेक्टिव डेप्थ जो भी कैलकुलेट होकर आया है डाया ऑफ बार प्लस इफ़ेक्टिव कवर, ठीक। इफ़ेक्टिव कवर जो वैल्यूज़ जो रिकमेंडेड होती हैं वो आपकी 25, 30, इनमें से कोई वैल्यू आप 30 mm या 25 mm, इनमें से कोई भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डाया ऑफ बार के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो जाए। तो डाया ऑफ बार जो है वो कम ही लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्लैट स्लैब है। 10 mm, 8 mm या फिर 12 mm इतना सफिशिएंट होता है मेन बार्स के लिए भी, लेकिन
सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने इसको इस पट्टी अभी के केस के लिए हमने इसको 20 mm लिया है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग कितना भी प्रोवाइड कर दें सिर्फ इससे ज़्यादा तो नहीं प्रोवाइड करेंगे इसलिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इससे कम वैल्यू भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर जगह बहुत सेफ साइड में जा रही हूँ इसलिए मैंने ये वैल्यू इसमें प्लस की, और 1 तो टोटल आ गया आपका 200 mm टोटल डेप्थ कैलकुलेट हुआ, ठीक है। टोटल डेप्थ आया 200 mm मेरे ख्याल से। अब आप लोग डेप्थ का कैलकुलेशन इस रेशियो से या इस तरीके से करना आप सीख गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको समराइज़ कर देती हूँ। डेप्थ के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको LD रेशियो निकालना होता है। LD रेशियो जो होता है वो 26 होता है, और 26 में मॉडिफिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन फैक्टर कहाँ से कैलकुलेट होता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर एक ग्राफ से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपको फिगर नंबर 38 पे दिया हुआ है। उसमें आप पहले FS की वैल्यू निकालते हैं और उसमें 2 एजम्पशन आप लोग लेते हैं। पहला एजम्पशन ये होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील जो रिक्वायर्ड है आपने उतना ही स्टील जो है प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा आपने परसेंटेज ऑफ स्टील जो लिया है वो 0.12% लिया है, ठीक है। ये दोनों एजम्पशंस के बाद आप कर्व डिसाइड करेंगे। एक्स एक्सिस में लोकेशन आपकी डिसाइड हो गई, तो अब वाई एक्सिस में मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि अगर आपने ड्रॉप प्रोवाइड किए हैं तो आपको इस LD रेशियो में और फर्दर कोई मतलब एक मॉडिफिकेशन परसेंटेज ऑफ स्टील की वजह से तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई मॉडिफिकेशन फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ड्रॉप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपको 0.9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो LD रेशियो आता है उस पर। इसके अलावा जो L इसमें यूज़ किया जाता है वो L1 और L2 में से, मतलब जो पैनल का साइज़ है जो हायर साइड होता है वो यूज़ किया जाता है LD रेशियो में। जो डेप्थ अब आपकी कैलकुलेट होकर आएगी वो 125 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। हमेशा इस चीज़ को आप चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका इफ़ेक्टिव डेप्थ आया, इस इफ़ेक्टिव डेप्थ में आपको करना क्या है, आप इस इफ़ेक्टिव डेप्थ में आपको डाया ऑफ बार ऐड करना है और प्लस आपको इफ़ेक्टिव कवर ऐड करना है। इफ़ेक्टिव कवर जो है वो 25 mm या फिर 30 mm आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। डाया ऑफ बार के लिए 8 mm, 10 mm, 12 mm इतना सफिशियंट है। आप हायर साइड में जाना चाहते हैं सेफ साइड के लिए तो आप 20 mm तक ऐड कर सकते हैं। लास्ट में जो कैपिटल D आना चाहिए वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक हम टोटल राउंड ऑफ फिगर लेते हैं जो लगभग 10 के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 20 ले लिया है। तो अगर हम हायर साइड में जाते हैं तो हम सेफर साइड में जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। इतने रूल्स जो हैं वो D के कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। जब एक बार हमने टोटल डेप्थ कैलकुलेट कर ली तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा लोडिंग का कैलकुलेशन होता है कि टोटल लोडिंग कितना आ रहा है। तो जो कॉलम पर जो लोड टोटल आने वाला है वो किसकी वजह से आ रहा है, सबसे ऊपर जो लाइव लोड है उसकी वजह से। तो लाइव लोड जो है वो ऑलरेडी आपको गिवन होगा, तो इस क्वेश्चन में आपको वो गिवन है 4 kN/m², ठीक है। इसके अलावा लाइव लोड के जस्ट नीचे फ्लोर फिनिश इन द सेंस कि जो आपका फ्लैट स्लैब के ऊपर जो फ्लोर ऊपर बनाया जाएगा उसका कितना वेट लगभग आने वाला है, तो वो नियर अबाउट 1 kN/m² लिया जाता है। अगर नहीं भी प्रोवाइड किया गया है आपको क्वेश्चन में तो भी आप इसे अपनी ओर से ये डेटा एज्यूम कर सकते हैं, तो 1 kN/m² वो भी ऐड हो जाएगा। तीसरा डेटा जो हम लोग लेते हैं वो सेल्फ वेट लेते हैं, सेल्फ वेट ऑफ फ्लैट स्लैब। तो सेल्फ वेट ऑफ फ्लैट स्लैब अगर आपको चाहिए तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 25, चूँकि RCC है इसलिए उसका 1 मीटर क्यूब का जो वेट होता है वो 25 kN होता है। इसके अलावा ये जो 0.2 लिया गया है वो क्या है ये देख लीजिए। ये टोटल डेप्थ देखिए, टोटल डेप्थ जो आपका आया है वो क्या आया है 200 mm आया है। 200 mm को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 0.2 मीटर ही आएगा, ठीक है। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको जो टोटल सेल्फ वेट मिला वो मिला
5 किलो न्यूटन, लाइव लोड आपको दिया गया है 4 और फ्लोर फिनिश जो है वो है 1। जब इन सभी को ऐड किया तो आपको मिला 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड आपको दिया गया है। जब अब आप लिमिट स्टेट से सॉल्व करने वाले हैं, मतलब सीधी बात है, इसमें आपको 1.5 टाइम्स इसको करना पड़ेगा, यानी टोटल जो आपको लोड मिल गया यूडीएल के फॉर्म में वो आपको मिला 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको फैक्टर्ड लाइव लोड दे देगा डायरेक्टली, फैक्टर्ड लाइव लोड इतना है, तो आप उस चीज़ में ध्यान रखिएगा। जब आपको डायरेक्टली फैक्टर्ड लोड वो दे रहा है तो आपको उसको लास्ट में ऐड करना होगा, क्योंकि सेल्फ वेट तो ऑब्वियसली आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे तो आपको गिवन नहीं होगा। तो सेल्फ वेट तो कैलकुलेट करने के बाद उसमें आपको मतलब मल्टीप्लाई करना भी हमेशा ही उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आपको पहले से ही फैक्टर्ड लोड दे दिया गया है तो आप उसको उसमें प्लस कर दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, कहीं कहीं पर आपको जो लोडिंग दी जाएगी वो कुछ इस तरह दी जाएगी कि टोटल लोडिंग जो आ रही है फ्लोर फिनिश के साथ, अगर टोटल लोडिंग लाइव लोडिंग जो आ रही है वो कुछ सपोज अगर आपको टोटल लाइव लोड और फ्लोर फिनिश जो है वो 7 दे दिया गया, 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा आपको दे दिया गया, तो उसमें से आपको फ्लोर फिनिश को 1 को अलग करना ही पड़ेगा और बचा हुआ 6 जो होगा वो लाइव लोड की तरह कंसीडर किया जाएगा। इसका रीज़न है क्योंकि अल्फ़ा सी मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको लाइव लोड और डेड लोड अलग अलग चाहिए होता है, इसलिए। अच्छा, इसमें डेड लोड में क्या है और लाइव लोड में क्या क्या है वो भी देख लीजिए। क्योंकि फ्लोर फिनिश भी अपनी जगह पर है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी मूव करता है, तो वो मूव नहीं करेगा, इसलिए ये भी डेड लोड के साथ ही ऐड किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सेल्फ वेट और फ्लोर फिनिश इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा वो आपका डेड लोड में कंसीडर किया जाएगा, और जो लाइव लोड है वो आपका सिंपली आपका इम्पोज्ड लोड या फिर लाइव लोड की कैटेगरी में जाएगा। ठीक, तो जब भी आपसे टोटल डेड लोड पूछा जाएगा तो मतलब इस केस के लिए 5 + 1 मतलब कि 6 आ जाएगा टोटल। ठीक है, इतना आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे 2 वे शेयर के लिए, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मैं इसके लिए आपके लिए बना दूँगी। थैंक यू सो मच।